Hello, good morning, students. It's Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher. Students, today in this video we are going to study about the infrastructure, which is the last topic of this chapter. Okay, as you know, we have studied about the situation of Indian economy on the eve of independence, and we have studied all the things related to our country during the before independence. Okay, on the eve of independence, as we have studied ki the agriculture sector was very backward and stagnant. So how many you have got it all the things about agriculture? Please write your SR number in the comment box and define agriculture sector during the eve of independence, right? And if you are not knowing, then also you have to write your SR number. Your SR number will represent your present or absent. Okay, so please note down. Now we are going to start about infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीन्स ये है कि हमारी कंट्री में उस टाइम पे कैसी कैसी चीज़ें थी, कितनी बिल्डिंग थी, कैसा मेडिकल फैसिलिटी थी, कैसी रोड्स थी। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि फर्निश्ड कितना था हमारा देश, ठीक है, फैसिलिटीज़ कितनी थी हमारे देश के पास में, कैसी कैसी चीज़ें थी यहाँ पे, लोगों के पास क्या क्या सहूलतें थी, राइट। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल रोड्स, whatever roads were built, they were built primarily with a view to mobilize the army with India to transport raw material from the countryside to the railway station or the port to send to England। ठीक है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या था? रोड्स नहीं थी, ठीक है, और जो भी रोड्स थी, वॉट एवर बेटा रोड्स वर देयर, दैट आर only and only for the purpose to move raw materials from countryside to the railway station or the port to send to England। मतलब इसका ये आ रहा है बेटा, हिंदी में अगर बताऊँ तो, कि जितने भी रोड्स, पहली बात तो बहुत ज़्यादा रोड बने नहीं थे इंडिया में, ठीक है, उस वक्त जो भी रोड थे, उन रोड्स को मात्र रॉ मटेरियल को यूज़ करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ब्रिटिशर्स ले जाते थे, ठीक है, कि जिससे वो उन रॉ मटेरियल को रेलवे स्टेशन रोड की मदद से पहुंचा सकें, या फिर जो भी पोर्ट बनाए हुए थे जहां से वो लोग अपना माल इंग्लैंड ले जाते थे, ठीक है। फॉर दैट पर्पस दे वर यूजिंग रोड्स। समझ में आ गया? SR नंबर में लिख दीजिए कि रोड्स क्यों बनाए जाते थे इंडिया में उस टाइम पे और उनका क्या यूज़ था, राइट। तो फर्स्ट फेरा इज क्लियर, राइट। नाउ सेकंड वन इज रेलवे। इट प्रोवाइडेड चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए, जब रेलवे का इंट्रोडक्शन हो गया, इन्वेंशन हो गया इंडिया में, तो सबसे सस्ता ट्रैवल करने का जो सोर्स था, आज भी है, वो क्या बना? रेलवे। इट ब्रोक जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स, दस प्रमोट यूनिटी, ठीक है। और इसने क्या करा कि इंडिया में जियोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर जो थे, मतलब दूरियां थी लोगों में, एक दूसरे को आ जा नहीं सकते थे, कल्चरल डिफरेंसेस थे, उसको रिमूव किया, राइट। अब देखिए, somewhere they introduce railway, britishers introduce railway in a country for their benefit, only for exporting raw material easily from countries corner to other countries, okay. But definitely the invention of railway gives benefit to Indians also, okay, as nowadays we can travel easily with cheap source from one place to another, ठीक है। जैसे हम लोग आज भी जो है चीप सोर्स से एक जगह से दूसरी जगह ईजिली कन्वीनियंट वे में जा सकते हैं, राइट। सो इट्स क्रिएटेड न्यू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब रेलवे आई तो रेलवे ने एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाया, अपॉर्चुनिटीज़ को, रेलवे जॉब की, फॉरेन ट्रेड को भी बढ़ावा दिया इंडियन रेलवे ने, ठीक है। कि अब फॉरेन ट्रेड का बढ़ावा, मेन पर्पस क्या था उनका? यही तो था, फॉरेन ट्रेड के लिए दे कैन एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर, ओके। तो रेलवेज फैसिलिटेड फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स अक्रॉस द नेशन, ठीक है। और रेलवे की मदद से
जो अनाज था वो ईजिली देश के हर कॉर्नर कॉर्नर में पहुंच जाता था। इट इनकरेज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इंश्योरिंग स्मूथ फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। ठीक है, अब रेलवे के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस भी स्मूथली स्टार्ट हो गया, राइट। जिससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियाँ लगनी शुरू हो गई। क्यों हो गई? बिकॉज स्मूथली द रॉ मटेरियल वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट encouraged commercialization of agriculture which had destroyed the self sufficiency of the Indian villagers। ठीक है, समझ में आ गया ये भी। नाउ नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंस के टाइम पे एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट भी चला दी। देखिए एयर ट्रांसपोर्ट में क्या है, दे इंट्रोड्यूस हेलीकॉप्टर, ओके, एरोप्लेन्स। अब उनसे क्या हो गया, दैट वाज क्वाइट लिटिल बिट कॉस्टली बट इट सेव्स time too much as well as there was no traffic problem, okay, as well as there is no need to create roads to travel। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कन्वीनियंट था कि रोड भी नहीं चाहिए होती थी। वहीं पे वाटर ट्रांसपोर्ट में भी देयर वाज नो नीड टू कंस्ट्रक्ट द road, construction of road was not required, right। So with the help of water, with the help of sea, they can move from one corner to another to savor competition from the foreign shipping companies, lack of support from the British ruler in India। ठीक है, अब ये सब चीज़ों का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ इन्वेंशन एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट का इंडिया में? बिकॉज देयर वाज अ कॉम्पिटिशन ऑफ ब्रिटिश विद अदर कंपनीज टू एक्सपोर्ट मोर रॉ मटेरियल। ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल इंडिया से उन्हें ले जाना होता था, इसके लिए उन्होंने इन सब चीज़ों का इंट्रोडक्शन कराया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ कम्युनिकेशन। इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया स्टार्टेड इन 1837। जो कम्युनिकेशन का सिस्टम था चिट्ठी वाला, दैट वाज स्टार्टेड इन 1837। द टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया टू इनहेंस द एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी। ठीक है, फिर स्लोली जैसे चेंजेस आए तो फिर इंडिया में जो है टेली कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हुआ, मीन्स मोबाइल का कम्युनिकेशन अराउंडली 1909 में हुआ था। हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज बिफोर इंडिपेंडेंस वाज रादर स्लो। ठीक है, और जो कम्युनिकेशन का सिस्टम था बेटा दैट वाज क्वाइट स्लोवर बिफोर इंडिपेंडेंस, राइट। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में जो था इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जो टेलीफोन कम्युनिकेशन था दैट वाज वेरी स्लो। लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। ओनली दे कैन कम्युनिकेट बाय द हेल्प ऑफ लेटर्स भेज सकते थे एक जगह से दूसरी जगह। एज यू हैव हियर्ड फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स कि उनके ज़माने में कबूतर के गले में चिट्ठियाँ बांध के भेजी जाती थी एंड ऑल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश रूलर दैट लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की जिसकी वजह से इंडिया जो है बेटा वो बर्बाद हो गया। तो पहली तो थी ब्रिटिश रूलर्स ग्रॉसली नेगलेक्टेड इरिगेशन। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे वो जो पानी लगाया जाता है ना फसलों में, इरिगेशन की फैसिलिटी होती उसको टोटली नेगलेक्ट करते थे। एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इंडियाज एग्रीकल्चर। ठीक है, और इंडिया के एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन था वो नहीं होने दे रहे थे। ओके, ब्रिटिशर्स रूलर फोकस द इंडियन फार्मर्स टू पे मोर अटेंशन टू द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स रादर देन फूड क्रॉप्स। और ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस ये भी था कि जितने भी इंडियंस हैं वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करें, ना कि फूड क्रॉप्स को। ठीक है, उससे उनको क्या बेनिफिट था, फ्रॉम दैट दे आर गेटिंग रॉ मटेरियल एंड दैट रॉ मटेरियल कैन बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम देयर आर कंट्री टू देयर कंट्रीज। ओके, एज वेल एज डेलिब्रेट पॉलिसी मेजर वर अडॉप्टेड टू कंट्रोल द बायोडिग्राफ्ट, राइट। नेक्स्ट
policy was no protection was provided to India's infant industry for a quite long time. ठीक है, और जो भी infant industry started थी, beginners थी, they were not getting any kind of protection from the British rulers. Heavy import duties were imposed on the use of Indian ships for trading between England and India. ठीक है, इंग्लैंड और इंडिया के बीच में ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी उन्होंने लगा दी थी, इम्पोर्ट ड्यूटी, कि जिससे क्या हो कि जो सामान है यहाँ से अगर फिनिश गुड को भेजना चाह रहा है तो वो बहुत ही कॉस्टली बिके, जिससे मतलब कम सस्ते बिकें और उनकी लागत ज़्यादा लगे, जिससे इंडियन को बेनिफिट ना हो, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को। एज वेल एज दे वर रिड्यूस्ड द ड्यूटीज़ ऑन द आइटम्स विच आर परचेस्ड फ्रॉम द फॉरेन फॉर इंडियंस। ओके, उन पे उन्होंने घटा दी थी कि जिससे वो इंडियंस को ईजिली सस्ता मिले, जिससे क्या हो कि इंडिया के लोग मशीन मेड प्रोडक्ट जो फॉरेन के हैं उनको ज़्यादा खरीदें, एज वेल एज दे stop purchasing Indian products. Okay, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वर नॉट प्रमोटेड इन द कंट्री। ठीक है, फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट नहीं कर रहे थे ज़्यादा वो लोग। एज वेल एज डिस्क्राइमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी वाज अडॉप्टेड अंडर विच ब्रिटिशर्स वर गिवन गवर्नमेंट प्रोटेक्शन हेल्प वाइल इंडियन ट्रेडर्स हैव टू बियर वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब डिस्क्राइमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी थी बेटा, ट्रेड पॉलिसी मीन्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी थी, in which Britishers were getting protection but Indians were not getting protection. Okay, और जिससे क्या है, इंडिया was reduced to an exporter of primary product, ठीक है, rather than manufacturing products, and Britishers were the importer of manufactured products. Right, British capital was invested mainly in those industries which could interest rather than India's interest. ठीक है, और ब्रिटिश कैपिटल ओनली वहीं पे इंटरेस्ट होती थी जहाँ पे फॉरेन इंडस्ट्री थी, जिसमें ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था, इंडिया से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, एज वेल एज ह्यूज इन्वेस्ट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड गेव बर्थ टू द डिस्टोर्टेड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, जिससे कि इंडिया की इंडस्ट्रीज़ डिक्लाइन हो गई और फॉरेन इंडस्ट्रीज ज़्यादा स्टार्ट हो गई। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल क्या था, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे, कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर हो रहा था, और मॉनिटरी सिस्टम दे वर यूजिंग फॉर एक्सचेंज। राइट, सो ऑल दीज थिंग्स वर देयर ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। ओके, एज वेल एज there were certain restriction on India's country. So why they were doing all these things? Because they are doing all these things to develop their own rule, to develop the British companies, and to destroy the Indian industries. Right. So I hope you have got it all the things. And now, if anybody is having any problem, you can ping your comment in the comment box, or you can call us. Okay. So thank you, students, for watching this video. Bye bye. Take care.